इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्नस्ट इक्वेशन फ्रॉम नर्नस्ट। देखो आपने नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ ली, तो ये इज्यूम करके चलो, ये मान के चलो कि आपकी सेल की रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम समझते हो ना, जिसमें रिएक्शन बीच में रुक जाती है, मतलब रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बनता है उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, वो स्टेट कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या चेंज आएगा? देखो, एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल। कहने का मतलब एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगी। मींस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड की रहेगी, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी हो जाएगी? आपके एनोड की। तो जो आपका डिफरेंस है, मतलब ईएमएफ जो होता है कैथोड माइनस एनोड, वो जीरो हो जाएगा। मतलब जो सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्यों? दोनों को आप डिफरेंस लेते हो, यहाँ दोनों सेम हो गए। तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है सेल की, वो कितनी मानी जाएगी? जीरो। जैसे एग्जांपल देखो आपका, कि जिंक आपका रिएक्ट करता है कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, बनाता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये मान लो मैंने एक सेल ले लिया, डैनियल सेल, जिंक और कॉपर का बना हुआ। तो इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या थी, जो मैंने कल भी बताया था? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लोग। ऊपर कौन सा आयन आएगा? जिंक आयन। नीचे किसकी कंसेंट्रेशन आएगी? कॉपर आयन की। ये पहले ही कर चुके हम नर्नस्ट इक्वेशन। अब देखो, एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट थिंग क्या होती है? सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जीरो हो जाती है। ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। सेकंड, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा। तो जो कंसंट्रेशन आपने डिवाइड की है, जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर आयन कंसंट्रेशन, वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो कंसंट्रेशन जिंक आयन की है डिवाइड बाय कॉपर आयन की है, वो किसके बराबर मानी जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनको आप वैल्यू रखो ऊपर। ई ऑफ सेल की वैल्यू कितनी रख दी? जीरो। ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड सेल है, ये तो रहेगा ही रहेगा 0.09 बाय एन लोग। इस सारे को क्या रखना है आपको? केसी। तो यहां से आपका एक फार्मूला आ गया कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये सिर्फ लागू होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। एट इक्विलिब्रियम ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा? 0.059 बाय एन लोग केसी। ये फार्मूला हो जाएगा आपका ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय एन लोग केसी, जिसमें आपका ई नोट क्या है? आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और केसी क्या है? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसका फायदा क्या है? देखो, यदि आपको ई नोट ऑफ सेल पता है तो यू कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो इस फार्मूले से, यदि आपको ई नोट का पता लग जाए। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये बता सकती है कि मेरी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। यदि केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, +1 में आपने सीखा भी होगा, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज लार्ज, केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, द रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट इजिली, उतनी ही रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट की तरफ जाएगी और आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, सेल अच्छी तरह काम करेगा। इसलिए सेल के लिए भी किसकी प्रॉब्लम, किसके बारे में पता होना चाहिए आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। देखो, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर में। टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है किसी भी सेल रिएक्शन के लिए। या आपको सेल की रिएक्शन दे दी, कॉपर और सिल्वर से बनी हुई है, कि कॉपर रिएक्ट करता है 2Ag पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनाता है? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये सिर्फ n के लिए, ये रिएक्शन हमें सिर्फ n निकाल के देगा, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा। यहाँ पर और गिवन क्या है आपको? जो आपका सिल्वर है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है 0.80, और कॉपर की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है वो 0.34। दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड हैं जो सेल में यूज हुई हैं। ये मैथमेटिकली है, ये आगे लास्ट में यूज हो जाएगा आपके। तो आप पूरे सेल के लिए देखो, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालनी पड़ेगी। तो सेल की कैसे निकालोगे? ई नोट ऑफ सेल, आप कैथोड में से क्या माइनस करोगे? आप एनोड को।
जो ई नोट ऑफ कैथोड है उसमें से माइनस क्या करो ई नोट ऑफ एनोड। अब कैथोड का कैसे पता लगेगा, देखो दो वैल्यू गिवन होती है आपको हमेशा, तो जो ज्यादा वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू मैथ वो होती है आपकी कैथोड, और जो कम वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू मैथ वो होती है एनोड। और आपको ज्यादा वैल्यू में से हमेशा क्या माइनस करना पड़ता है, जो कम है। तो आप ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए ज्यादा वैल्यू कौन सी है 0.80, तो उसमें से माइनस क्या करोगे 0.34, तो ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा आपका 0.80 में से आप माइनस कर दो 0.34, आपका आंसर आ जाएगा 0.46। अब ई नोट ऑफ सेल निकल गया आपका, तो इक्विलिब्रियम पे आपको क्या फार्मूला होगा, ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा 0.059 बाय एन log kc। तो आपको kc की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट करो। ई नोट ऑफ सेल हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है 0.46, एन की वैल्यू 2 आएगी, क्यों, क्योंकि देखो यदि कॉपर आयन देखे वो भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, और 2 सिल्वर आयन भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या आएगी आपके 2। log kc हमें निकालना है, तो यहां से मैं log kc की वैल्यू निकालूंगा, तो इनको सोल्व करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.46 डिवाइड बाय 0.059, इट विल बी इक्वल टू 15.59, ये आंसर आ जाएगा। बट आपको तो केसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये लोग उस तरफ क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, तो केसी की वैल्यू क्या होगी एंटी लॉग ऑफ 15.59। आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हो यदि आपको एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी, बट मैंने न्यूमेरिकल में ऊपर दे रखी है, तो आप सीधा लिख सकते हो 3.92 गुना 10⁻15। इस तरीके से यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके केसी की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मीन्स आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आपने पढ़ लिया, अब आपने जो पढ़ना है मेन वो क्या है आपकी गिव्स फ्री एनर्जी। क्या पढ़ना है, गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है। जो भी एनर्जी बेशक आप काम करो या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, तो जो एनर्जी डिक्रीज होके वर्क में चेंज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इट इज एनर्जी विच चेंज इनटू मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट क्या है आपका, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो इसकी वैल्यू होती है -NFE ऑफ सेल। आपको दो फार्मूले याद करने हैं, आपको आसानी रहेगी। एक तो फार्मूला ये याद करना है कि डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है -NFE ऑफ सेल। सेकंड है डेल्टा जी नोट का फार्मूला -2.303 RT log Kc। पहला फार्मूला किसके लिए है, यदि आपको ई नोट ऑफ सेल दे दें तो आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा जी निकाल सकते हो। और यदि आपको डेल्टा जी दे दें तो नीचे वाले फार्मूले से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, केसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका डेल्टा जी यूज हुआ है। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, क्यों, जो एनर्जी घटती है वो यूजफुल वर्क में चेंज होती है, और घटी हुई एनर्जी का साइन हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज भी लगा सकते हो क्योंकि डेल्टा लगा है, तो यू कैन कंसिडर चेंज। ई नोट ऑफ सेल क्या है आपका, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां भी आपके इक्विलिब्रियम की बात हो सकती है। फॉर ए सेल टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। मींस आपका सेल वर्क करता रहे, उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, फिजिबल हो, उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। यदि किसी सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मींस वो सेल काम नहीं कर सकता। कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, वही क्वेश्चन आ गया, आपको डेल्टा जी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, डेल्टा जी। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, देखो एग्जांपल, आपके पास मैग्नीशियम है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर बनता है। मींस आपको मैग्नीशियम और कॉपर का एक सेल बनाया है, ये सेल रिएक्शन दी हुई है।
जिसमें उसने क्या दिया हुआ है, ई नोट ऑफ द सेल भी दिया हुआ है 2.70, जो इस सेल की स्टैंडर्ड वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 1 मोलर पे, वो दी हुई है 2.71। फेराडे की वैल्यू दे दी। आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। नोट हमेशा स्टैंडर्ड के लिए लगता है, जो ऊपर लिखा हुआ ना नोट, इट ऑलवेज कंसिडर फॉर स्टैंडर्ड वैल्यू। तो रखो फार्मूला, डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, आपको पता है। यदि मुझे ई नोट दिया है तो मैं डेल्टा जी किस फार्मूले से निकाल सकता हूं कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। तो आपको डेल्टा जी निकालना है, माइनस एन की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्यों आएगी 2 वैल्यू, देखो मैग्नीशियम भी यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के लिए, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बनता है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है। तो इसलिए किसकी वैल्यू रहेगी आपकी, एन की वैल्यू 2। फेराडे की वैल्यू मैंने बता दी। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ई नोट की वैल्यू 271, इसको निकालोगे तो कितनी आएगी 523030 जूल। यहां तक भी ठीक है। इफ यू कैलकुलेट इन जूल, इस आंसर को गलत नहीं माना जा सकता। फिर भी वो आपसे पूछ ले किलो जूल में बताओ, तो 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करने के बाद डेल्टा जी नोट किसके बराबर आ जाएगा आपका, -5233.303 किलो जूल। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा जी। और डेल्टा जी का साइन कैसा आया है, नेगेटिव आया है। तो आप ये मान सकते हो कि ये सेल वर्क करेगा, ये सेल फिजिबल भी होगा, और देयर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। उसकी रिएक्शन भी क्या होंगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होंगी। इस पेज में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। कि डेल्टा जी दिया हुआ है डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल कौन सा होता है, जो जिंक और कॉपर से बनता है। डेनियल सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है -212.3 किलो जूल। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, पहले बता रहा हूं। किलो जूल में कभी नहीं लेते, हमेशा जूल में लेते। तो जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू जो होती है वो भी जूल में आएगी, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर दिया है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड करोगे तो 298 क्या आ जाएगा आपका, केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। केसी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये मैथमेटिकली वैल्यू दी हुई है जो हमें लास्ट में यूज हो जाएगी एंटी लॉग की। तो अब आप सोल्व करो, देखो आपको क्या दिया है, क्या निकालना है वो देखो। आपको डेल्टा जी दिया है और केसी निकालना है। तो वो फार्मूला सोचो जिसमें डेल्टा जी और केसी दोनों एक साथ हैं। तो आपका जो फार्मूला आपको याद करना है कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -2.303 आर टी log के सी। अब वैल्यू पुट कर दो। पहले तो मैंने किलो जूल में लिख दी थी, ये वैल्यू किलो जूल में है। माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल, इसलिए मैंने उसको जूल में कन्वर्ट किया है पहले वाले को, क्योंकि आर की वैल्यू जो है 8.314 वो किसमें है, जूल में। टेम्परेचर 298, हमें लोग केसी की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस से क्या चला जाएगा आपका, माइनस चला जाएगा। यहां से आप लोग केसी की वैल्यू निकाल सकते हो। जब यहां से आप लोग केसी की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर ये आ जाएगा डिवाइड में ये तीनों। तो इसको सोल्व करोगे तो जो लोग केसी की वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 37.20। तो केसी किसके बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 37.20। आप यहां तक आंसर लिख सकते हो यदि आपको एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी तो। यदि गिवन है, जैसे ऊपर गिवन है, तो क्या वैल्यू आएगी 1.64 गुना 10⁻37। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा।